द कलेक्टिव लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। तो हम क्लास 6 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। इसका चैप्टर 8 पढ़ेंगे, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो ये चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले ये देख लेते हैं, ये कुछ फैक्ट चीज़ें यहाँ पे दी गई थी जिसको सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना था तो अब जान लीजिए। प्राचीन समय में क्या था, जो भी चीन के राजा महाराजा हुआ करते थे उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेशम का उत्पादन हुआ करता था। वो उसको क्या किया करते थे, पूरे विश्व में उसको बेचना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने क्या कल्पनाएं की कि हम ऐसे रास्तों का निर्माण करें जो चीन से निकलकर सारे दुनिया यानी पूरे विश्व में जुड़ जाएं और उससे क्या हो, लोग अपना सामान आसानी से इधर से उधर बेच पाएँ। तो उसके लिए ये कई तरह के मार्ग का निर्माण किया गया। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं चीन आपको दिख रहा है, उसके नीचे हमारा प्यारा भारत दिख रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं चीन से निकलकर रास्ते निकलते हुए जाते थे और हर तरह के मतलब विश्व के कई किनारों पर गए। यहाँ पे आप मंगोलिया में भी टच कर रहे हैं, मतलब हर जगह पे जाते थे। तो होता ये था, ये यहीं बस एशिया बस में नहीं, ये पूरे विश्व में फैला हुआ था। यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, ये आप देख सकते हैं मैप दिया गया है। यहाँ पे काला सागर हो गया, यहाँ पे भूमध्य सागर दिया है, ये आप देख सकते हैं भूमध्य सागर यहाँ पे है। इधर क्या है, गाजा हो गया यहाँ पे। अब इस समय पर क्या है, इजराइल भी है, गाजा भी है। इसका अभी इजराइल और ईरान का युद्ध भी चल रहा था कि यूरोप तक जुड़ा हुआ है। तो इस मार्ग से जो भी व्यापारी जाया करते थे वो सिल्क का क्या किया करते थे, व्यापार किया करते थे। तो उसी नाम पर इसका नाम रख दिया गया था कि ये एक सिल्क रूट कहलाएगा या फिर रेशम मार्ग। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, चीन से, चीन के राजाओं द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में स्थित, यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत का एक चीज़ मतलब मार्ग से जुड़ा हुआ था जिसको पोंडुका बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया होगा पोंडुका ये नाम। दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो जिस समय पर चीन, भारतीय, ईरानी, अरब, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया था इन सभी में। तो भारत का किस में रोल था, काली मिर्च और मसालों का निर्यात होता था। भारत में पोडुका, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोडुका दक्षिण भारत में रोमन नाम था, यानी कि अरिकामेडू जो था उसका रोमन नाम पोडुका था। तो चीन से के ज़्यादा सारे विश्व को एक साथ जोड़ना चाहता था। अभी भी चीन एक योजना चला रहा है, BRO आपने नाम सुना होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना की है। 2013 में उसने उसका उद्घाटन किया। वहाँ पे प्रधानमंत्री भी गए थे। उन्होंने भारत को भी ऑफर किया था कि आप BRO के साथ जुड़िए चाइना ने, लेकिन इंडिया ने उससे इनकार कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये जो BRO के तहत एक गलियारा निकाल रहे हैं चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपने नाम सुना होगा, हमारे प्यारे भारत के कश्मीर से होकर गुजरता है जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो भारत ने इसलिए उसका विरोध किया और इसलिए इसमें शामिल नहीं हुआ। यानी कि चाइना वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। उसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई अन्य राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं ने शासन किया। यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद जिसका शासन आया, हिंद यवन राजाओं का शासन हुआ। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भाग पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित होता है। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। यानी कि शक के बाद कौन आए, गुप्त आए। इसके बारे में अध्याय 10 में मिलेगा। शकों के बाद कुषाण लगभग 2000 वर्ष पहले शासन इनका स्थापित होता है, जिनके बारे में अध्याय 9 में मिलेगा। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ हिस्सों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र की स्थापना की शुंग वंश का। किसके बाद, मौर्य साम्राज्य को इन्होंने ही खत्म किया था। थे कौन, मौर्य साम्राज्य के ही सेनानायक थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य को खत्म करके एक नया साम्राज्य शुंग नाम से स्थापित किया था। फिर शुंगों के बाद का सिक्का कुछ इस तरह से हुआ करता था, कुषाण का सिक्का कुछ इस तरह से हुआ करता था। बाकी इनके बारे में अगले चैप्टरों में डिटेल्स दिया है, तो फिर वहीं पे पढ़ेंगे। यहाँ पे आप शक सिक्का देख सकते हैं, यहाँ पे आप सातवाहन सिक्का देख सकते हैं। चलिए अध्याय 8 शुरू करते हैं। इसके पहले वही सिल्क रूट को बताना था, इसलिए मैंने 5 मिनट का टाइम लिया। चलिए तो अध्याय 8 शुरू करते हैं। खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते दिख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया के कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे और भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लगा। प्रभाकर नाम का एक बच्चा होता है, लोहार की दुकान में जाता है और वहाँ की सारी चीज़ें देखता है। मैं तो गांव में था बचपन से ही, तो मैं भी बचपन में जाया करता था लोहार के यहाँ। हंसिया होती थी जो कि धान या गेहूँ काटने के काम में आती थी। उसको क्या किया जाता था, जब काटते काटते नहीं चलती थी तो उसको लोहार के पास ले जाते थे, तो गर्म करके उसको पीट करके उसकी धार बनाया करते थे। तो हम लोग तो बचपन से ही लोहार देखें। अगर आप शहरों के रहते हैं तो शहरों में कहीं कहीं पे लोग रहते हैं करने वाले, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं कि क्या और रहता है उसके पास। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। पिछले लेसन में हमने ये पढ़ चुका है, अध्याय 4 में देखा था कि वहाँ पे शवों के साथ लोहे की चीज़ें दफना दी जाती थी।
करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इससे जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। अध्याय 5 में पढ़ा था कि लोहे के फाल का इस्तेमाल कृषि के उत्पादन में बढ़ गया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं होता था, उसके बाद ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में होने लगा था। यहाँ पे आप लोहे के कुछ औजार देख सकते हैं। ये एक हंसी है, ये बर्तनों को पकड़ने के काम में आती है। मान लीजिए कोई बर्तन उतारा जाता है, ये एक टांगा है, अगर आपने सुना होगा, ये काटने के काम में आता है। ये एक हंसिया जैसा दिख रहा है, जिससे क्या किया जाता था, फसलों की कटाई की जाती थी। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, तो देखिए लोहे के उपयोग से क्या हुआ, जो भी पहले कृषि होती थी, मान लीजिए कि लकड़ी के हल से खेत जोता जाता था तो ज़्यादा अच्छे से जुताई नहीं हो पाती थी। जब वहाँ पे लोहे का प्रयोग होने लगा तो जो भी जुताई होती थी वो गहरी होने लगी। फिर उससे क्या हुआ, यानी कि जो भी उत्पादन होता था उसकी मात्रा बढ़ गई थी। तो यहाँ पे और देखिए कि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों के बने रहना मुश्किल था, यानी कि जब तक आपका राज्य साम्राज्य समृद्ध नहीं होगा तब तक आप कैसे समृद्ध हो सकते हैं। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रुपाई के बारे में भी आपने देख सका, बहुत पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी, महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। सिंचाई की इसके बिना तो खेती हो ही नहीं सकती। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। यानी क्या क्या बनाया गया, नहरें बनाई गई, तालाब और कृत्रिम जलाशय, यानी कि झीलें वगैरह, कृत्रिम झील भी बनाई जाती थी। आपके आसपास सिंचाई के क्या साधन हैं, अगर आपने देखा हो तो ज़रूर बताइए, उसको कमेंट में लिखिए। इस चार्ट में सिंचाई से में आई परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थान को भरो। जब बहुत सारा मतलब उत्पादन होता है उससे कई सारे लाभ होते हैं। क्या होंगे, एक तो जो भी किसान उसको मतलब फसल उगा रहा है उसको बेचकर उससे पैसे कमाएगा तो उसके काम धंधे आगे बढ़ेंगे। अगर उसके पास ज़्यादा उत्पादन हो रहा तो कर भी ज़्यादा देगा, उससे देश या उस समय के जो भी राजा हुआ करते थे या राज्य थे उनका भी कारोबार आगे बढ़ता था। तो मतलब उत्पादन, कृषि बहुत महत्वपूर्ण भाग है किसी राज्य का या किसी भी देश का। आज भी देख लीजिए हमारा प्यारा भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है। गांवों में कौन रहते थे, इस उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। देखिए जब कोई भूभाग 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ होता है तो वो भूभाग, अगर कोई भूभाग 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है तो उसको क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप। प्यारे भारत में देखिए पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की तरफ अरब सागर और दक्षिण में यानी नीचे की तरफ हिंद महासागर। तो 3 तरफ से घिरा है, इसीलिए इसको उपमहाद्वीप बोला जाता है। तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बिल्लला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और आदिमाई कहलाते थे। पूछ लिया जाता है, जैसे दे देगा बिल्लाला, ये क्या मतलब बिल्लाला प्राचीन समय में क्या हुआ करते थे, इनको क्या बोला जाता था। तो बिल्लाला क्या थे, भूमि स्वामी कहलाते थे। ठीक है, बड़े भूस्वामी को बिल्लाला बोला जाता था। साधारण हलवा, जो हल चलाने वाले साधारण लोग थे उनको क्या बोला जाता था, उड़वार बोला जाता था। भूमिहीन मजदूर, जिनके पास भूमि नहीं थी वो मजदूरी किया करते थे, उनको या तो दास बोला जाता था या फिर कडेसियार बोला जाता था या फिर आदिमाई भी बोलते थे। तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बल्कि नोट्स में इसको लिखिएगा। देश के उत्तरी हिस्से में गाँव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। तो होता क्या था, गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था वो ग्राम का भोजक कहलाता था और यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बच्चे भी बनते जाते थे। यानी कि यह पद वंशानुगत था, अनुवांशिक था। आपने ऋग्वैदिक काल में जिन राजाओं के बारे में पढ़ा, क्या वो अनुवांशिक थे, आप बताइए। वहाँ पे सभाएं होती थी, लोग क्या किया करते थे, किसी न किसी राजा का चुनाव किया करते थे। कैसे राजा का, जो शक्तिशाली हो और उसकी सुरक्षा कर सके, मतलब उस साम्राज्य की। क्या था, अनुवांशिक हो गया था पद, यानी चुना नहीं जाता था। फिर आगे देखते हैं, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। सबसे बड़ा भूभाग मतलब भूस्वामी, जिसके पास सबसे ज़्यादा जमीन होती थी वही ग्राम भोजक बन जाता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। तो जो भी उसकी ज़मीन होती थी उस पर कौन काम करता था, या तो उसके दास और मजदूर काम किया करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो ये जब गांव का कोई बड़ा व्यक्ति होता था तो राजा क्या करता था, उसको ये काम दे देता था कि आप इस पूरे मतलब गांव का आप करवाहा करिए और जो भी कुछ निर्णय हो छोटे मोटे उसको आप किया करिएगा। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। तो याद रखिएगा, एक हो गया ग्राम भोजक, इसके अलावा कौन हो गए, गृहपति। ये सभी कृषक थे, इनमें ज़्यादातर छोटे तर किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। इनमें से दास या कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। यानी ये लोग क्या किया करते थे, जिसके पास ज़मीन है उसकी ज़मीन को बोते थे और उससे जो भी उत्पादन होता था कुछ उसको देते थे, कुछ अपने पास रखा करते थे। इस तरह ये अपना जीविका उपार्जन किया करते थे। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ अन्य शिल्पकार भी होते थे। तो कोई भी गाँव हो वहाँ पे ऐसे भी पाए ही जाते हैं। लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, बढ़ई, जिससे भी अपना अपना काम किया करते हैं, उससे गाँव की ज़रूरत पूरी होती है।
प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम बोला जाता है, संगम साहित्य। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै, आप रेखा चित्र में मतलब मानचित्र में आप देख सकते हैं मद्रास में, कि कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया जाता था। गाँव जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया हो ये संगम साहित्य में पाए जाते। तो संगम साहित्य क्या था, यानी कि जो भी लोग थे प्राचीन समय में वो मिला करते थे, संगीतिया किया करते थे, यानी सभाएं किया करते थे। वहाँ पे जो भी वाद विवाद हुआ करता था उसका संगम किया, मतलब उसका संकलन किया गया और उसी को क्या कहा गया, उसी को संगम साहित्य का नाम दे दिया गया। नगर, आगे देखते हैं। नगर क्या कहते हैं, कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएँ तथा पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। जातक कहानियाँ क्या है, जो कि आम लोगों में प्रचलित थी। किसके बारे में थी, बुद्ध और बुद्ध के भिक्षुओं या उनके शिष्यों के बारे में जानकारी यहाँ पे मिलती है। उनके बारे में जो कहानियाँ लिखी गई उसको जातक बोला जाता है। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई जिनमें यह बताया गया कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनी बन गया। यानी कि जो जातक कहानियाँ थी वो किनके द्वारा रची गई थी, बुद्ध के बाद उनके अनुयायी जो भी थे उन्होंने उनकी दी गई। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहा करता था। तो क्या था, एक शहर था, वहाँ पे एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। इतना गरीब था ये, तो क्या बताए कि उसके पास एक चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था, हद है। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली को बेच दिया। पर ये देखो उसका दिमाग कि उसके पास मरा हुआ चूहा था, वो भी जिंदा नहीं था, उसका भी उसने उपयोग कर लिया। तो इससे आप भी कुछ सीखे कि कोई भी चीज़ उसका उपयोग उसका खरीदार कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो इसने क्या किया, उसको कैसे बेचा, एक भोजनालय में गया और उसकी जो बिल्ली थी उसको उसने दे दिया। बड़ी जोर की आंधी आई, राजा का बगीचा टूटा, टहनियाँ और पत्तों से भर गया। राजा का बगीचा क्या होता है, टूटी टहनियाँ और पत्तों से भर जाता है। उसका माली इसी साफ करने से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका जाहिर सी बात है राजा का बगीचा तो छोटा सा रहा नहीं होगा, बहुत बड़ा हो, तो काफ़ी परेशान हो जाता है। कौन, माली। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। तो व्यक्ति अगला कदम क्या उठाता है, बोलता है कि ये टहनियाँ और पत्ते मुझे दे दो तो मैं इसकी सफाई कर दूंगा। युवक के पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। उसका दिमाग देखो कितना मतलब चतुर था। वो क्या बोलता है, ये पत्ते और टहनियाँ मुझे दे दो तो मैं इसकी सफाई कर दूंगा। माली बोल देता है ठीक है कर लो। फिर वो क्या करता है, जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनको बुलाता है और बोलता है कि आप लोग इसको इकट्ठा करिए, एक टहनी या पत्ते जो भी इकट्ठा करेंगे उसके बदले आपको मैं मिठाई दूंगा। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। कौन कर दिया, बच्चे कर देते हैं। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। तो युवक क्या करता है, सभी बच्चों से इकट्ठा करवाता है, बच्चों को मिठाइयाँ देता है और वो जो भी इकट्ठा रहता है उसको किसको बेच देता है, कुम्हार को। कुम्हार किस लिए ले जाता है, ताकि वो बर्तनों को पका सके। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। अब उसकी अगली योजना देखते हैं। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उसकी अगली योजना क्या होती है कि वो जाता है जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, घास काटने वाले, उनको क्या करता है, उनको प्यास लगी रहती होगी तो उनको वो पानी पिला देता है। तो उसके बदले वो लोग उसको क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना, तो बताओ क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊँगा जब आप मुझे अपनी सहायता की। तो व्यक्ति क्या बोल देता है कि मैं आपकी सहायता तो लूँगा, पर जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, वहाँ से जाकर एक व्यापारी से दोस्ती करता है। उस दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। उस व्यापारी ने उस व्यक्ति को क्या बताया, किसको, जो चतुर व्यक्ति था उसको बताता है कि शहर में एक व्यापारी अपने 500 घोड़ों के साथ आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा। जब वो जान लेता है कि यहाँ पे एक व्यापारी आने वाला है जिसके पास 500 घोड़े रहते हैं, तो वापस जाकर कहाँ जाता है, जो घास काटने वाले युवक होते हैं उनके पास, और उनसे क्या बोलता है, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। तो उनके पास क्या कंडीशन रख देता है कि आप मुझे अपनी एक एक घास का गट्ठर दे दीजिए और आप लोग अपनी घास तब तक मत बेचिएगा जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। अब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक के घास 1000 सिक्के में खरीद ली। अब जो व्यापारी आया था 500 घोड़े लेकर, उसके घोड़ों के लिए घास की ज़रूरत पड़ी, तो घास कहीं और मिल नहीं सकती थी, क्योंकि जो चतुर व्यक्ति था उसने सभी को मना कर दिया था कि जब तक मेरी ना बिके तब तक आप लोग मत बेचना। तो व्यापारी मजबूरी में उस चतुर आदमी से खरीदता है 500 गट्ठर, उसको 1000 सिक्के दे देता है। तो सीख मिल सकती है कि यानी कोई व्यक्ति हो अगर उसके पास दिमाग लगाए तो कोई भी काम कर सकता है, यानी कहीं से भी कमाई कर सकता है और काम कोई भी किया जा सकता है। ये नहीं कि कोई एक स्पेशल काम के पीछे पड़ गए कि हमें यही बस करना, नहीं, जहाँ पे जैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके अनुसार वहाँ पे खुद को बदल लेना चाहिए।
इस शहरों के जीवन के बारे में हमें अन्य कुछ स्रोतों से भी पता चल सकता है, जैसे कि शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से शिल्पकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहाँ लोग आते थे। तो प्राचीन जीवन के बारे में जानने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, मूर्तियों से भी पता लगा सकते हैं। यानी मूर्तियाँ कैसी होती थी, उस समय की जो भी अवस्थाएँ हुआ करती थी उनको ही वो प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया करते थे। आगे देखते हैं कूप। हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से कैसे भिन्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली में एक बलय कूप मिला है। इससे क्या होता है, ये जल निकालने के लिए दिल्ली में बनाई जाती हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी इसी तरह के मेन होल बनाए जाते थे सड़कों के बीच बीच में, जिससे नालियों के बीच बीच में, जिससे क्या होता था, नालियों की सफाई की जाती थी। यहाँ पे नीचे क्या दिया गया, सांची की मूर्तिकला। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य दिया गया है। तो ये सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना मौर्य युग में यानी राजा अशोक ने करवाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं सांची के स्तूप में कुछ चित्रकारियाँ की गई हैं। यहाँ पे कुछ राजाओं के बारे में, मतलब ये कुछ आम नागरिकों के बारे में भी यहाँ पे चित्र दिखाए गए। यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखते हैं अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थी। जैसा कि आपने पढ़ा कि कुछ शहर परकोटे से घिरे थे। परकोटे का मतलब क्या हुआ, पक्की या फिर कच्ची ईंटों से बनी हुई दीवार से। जैसा कि ऊपर चित्र में देख रहे हो, अनेक शहर में बलय कूप मिले हैं। ये बलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते हैं। गुसल खाने का मतलब क्या होता है, बाथरूम, यानी जहाँ पे हम लोग नहाते हैं, यानी स्नानागार। प्रायः ये बलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। यानी महल हो गए, बाजार हो गए और आम घर, इसके अवशेष बहुत कम मिलते हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ज़्यादा समय तक टिक न पाए होंगे। इनके अवशेष किस लिए क्यों कम मिलते हैं, क्योंकि ये अक्सर लकड़ियों के या मिट्टी या फिर कच्ची मतलब मिट्टी के ईंटों से बनाए गए होंगे, इसलिए जल्दी नष्ट हो गए। और जो पक्की ईंटों के बने हुए हैं वो काफ़ी समय तक बचे रहते हैं। भविष्य में पुरातत्वविद इसकी खोज कर सकते हैं। भविष्य में क्या हो सकता है, पुरातत्वविद इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों के द्वारा भी पता चलता है। यानी कि जो भी नाविक या यात्री वहाँ जाते थे शहरों में, वो उसके बारे में कुछ न कुछ लिखा करते थे, उससे भी हमें उसके शहर के बारे में जानकारी प्राप्त होती। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का जिक्र है। यूनान का एक नाविक होता है, उसके विवरण से हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। जिन जिन पत्थरों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 में भारूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। तो भारूच कहाँ पे है, ये गुजरात में पड़ता है। तो उसके बारे में देखेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं। बेरिगाजा, भारूच का यूनानी नाम, यानी जो भारूच है उसका यूनानी नाम क्या था, बेरिगाजा था। उसकी कहानी, बेरिगाजा की सक्करी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। ये कौन लिख रहा है, जो नाविक था, कहाँ का, यूनान का। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। यहाँ की जो खाड़ी है समुद्र से जुड़ी हुई या समुद्र खाड़ी है, वहाँ पे नाव चलाना बहुत मुश्किल है। कौन चला सकता है, जिसको मतलब काफ़ी लंबे समय से इसका अनुभव हो, वही यहाँ पे चला सकता है। बेरिगाजा में शराब, बेरिगाजा है क्या, भारूच है, जो कि प्राचीन समय में भारूच को बेरिगाजा कहते थे। में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मुगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। तो यहाँ से क्या होता था, इन सभी का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम। निर्यात में क्या डिफरेंस होता है, निर्यात का मतलब होता है जो सामान यहाँ से भेजा जाता था, और आयात का मतलब क्या होता है, जो सामान बाहर से मंगाया जाता है। इंग्लिश में इसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बोला जाता है। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। यानी जो भी व्यापार राजा के लिए विशेष उपहार लाता था ताकि वो राजा को खुश कर सके। और उसके क्षेत्र में चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े भी शामिल थे। यानी ये सब चीज़ें क्या करता था, राजा को उपहार के स्वरूप में दिया करता था। तो ये था यूनान के यात्री, जिसके विवरण से हमें ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ पे देखते हैं आहत सिक्के क्या होते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। यानी इनका कोई शेप जो है तो फिक्स नहीं रहता था कि ये किस कलर के हो, मतलब किस शेप में होंगे। इनका शेप अनिश्चित है, किसी भी आकार के हो सकते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते हैं। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और इन पर कुछ लिखा नहीं जाता था, बल्कि इसके ऊपर ठप्पा लगाया जाता था, किसी और चीज़ से ठप्पा लगाया जाता था, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। आरंभिक सदी यानी कि ईसा के आरंभिक जो भी सदी थी वहाँ पे ये प्रचलन में रहा करते थे आहत सिक्के। यहाँ पे आप आहत सिक्के देख सकते हैं। ये आकार गोला, मतलब ठीक से गोलाकार नहीं है, यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं है। यहाँ पे बस क्या किया गया है,
किसी और चीज़ से यहाँ पे ठप्पे लगा दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पे 4 ठप्पे दिखाई दे रहे हैं। ये शायद इसका पिछला पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। तो यानी ठप्पे एक ही तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सिक्के, कहानी में आपने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता था। तो यानी सिक्के के अनुसार संपत्ति का मूल्यांकन आजकल भी पैसे के अनुसार ही किया जाता है कि, तो उसी तरह प्राचीन काल में भी होता था। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल पुराने आहत सिक्के मिले हैं। वो कितने सालों तक लगभग प्राचीन समय में चले थे? 500 सालों तक। इसका चित्र नीचे दिया गया। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। तो किस पे बनाए जाते थे? चांदी या सोने के सिक्कों, मतलब चांदी या सोने की बस ठप्पे किए जाते थे। तो यहाँ पे आप आहत सिक्के देख सकते हैं। विनिमय के अन्य साधन, प्राचीन समय में विनिमय के अन्य साधन क्या थे इसके बारे में देखते हैं। संगम साहित्य की छोटी सी कविता को पढ़ो कि सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते। चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाए शहर के नमक से के सौदागरों के। यूँ चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते थे? वे किस तरह यात्रा करते थे? आगे देखते हैं। नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। तो नगर में क्या होता था? आजकल भी जिस शहर में आप रहते होंगे या गांवों में भी, तो वहाँ पे कई तरह की गतिविधियाँ होती हैं। तो वहाँ प्राचीन समय में भी था। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा नगर, ये 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित है। ये नगर क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर आता था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था। तो एक रास्ता कौन सा था? जो कि उत्तर और पश्चिम से पूर्व की ओर, और दूसरा रास्ता दक्षिण से, रास्ता कौन सा था? जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। तो क्या होता था? जो भी लोग रहते थे, किसान, वो जो भी खाद्यान्न उत्पादित थे वो शहरों में ले जाकर बेचा करते थे। और मथुरा था, वहाँ पे क्या होता था? मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। 4 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। तो याद रखिएगा, कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। इसके बारे में अगले अध्याय में जानकारी मिलेगी, यानी कुषाणों के बारे में अगले अध्याय में पढ़ने को फिर से मिलने वाला है। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा था। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। भगवान कृष्ण किससे संबंधित थे? मथुरा से। तो जाहिर सी बात है उनकी भक्ति से जुड़े हुए लोग यहाँ पे रहते ही होंगे। आगे देखते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले। प्रस्तर खंड मतलब पत्थरों के खंड, और मूर्तियों पर अभिलेख लिखे मिलते हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं, यानी कि छोटे अभिलेख हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। यहाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो भी मंदिरों के लिए दान दिया जाता था उसके बारे में यहाँ पे अभिलेख में मिलता है। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान किया करते थे। तो इस प्रकार के दान कौन करता था? राजा करता था, रानी और अधिकारी किया करते थे, व्यापारी और शिल्पकार, यानी जिनके पास धन दौलत थी वही कर सकते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख मिलता है। मथुरा के लोग, तो जैसे मंदिरों का निर्माण हड़प्पा काल में नहीं होता था, बाकी व्यवसायों की सूची आप बना सकते हैं। उत्तरी काले चमके पात्र, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड बियर इसको बोला जाता है। ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को, इसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी, यानी कि और ज़्यादा पूरी तरह से नहीं पकाया जाता था। अगर पूरी तरह से पकाएंगे तो वो लाल हो जाता है, जब पूरी तरह से नहीं पकाएंगे तो काला हो जाता था। इस पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी। था जब काला पड़ता था तो उसके ऊपर काली और परत चढ़ा दी जाती थी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा चमकीला हो जाता था। यहाँ पे देखते हैं शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। पुरास्थल का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे पुराने समय में काम किया जाता है, यानी पुराने समय के जो भी स्थान मिले हैं उसको पुरास्थल कहा जाता है। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले, तो इनमें क्या मिलते हैं? इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिलते हैं। इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड भी ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। उत्तरी भाग में पाए जाते हैं इसलिए इसको उत्तरी बोला जाता है, उत्तरी काले चमकीले पात्र। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मथुरा इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। तो याद रखिएगा, प्राचीन समय में वाराणसी और मदुरै ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? कपड़ों के उत्पादन के लिए। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। संघ का मतलब क्या हुआ? लोगों का समूह, जिन्हें श्रेणी कहते थे। तो इस संघ को क्या बोला जाता था? श्रेणी कहा जाता था। और कई श्रेणियाँ हुआ करती थी, जैसे शिल्पकारों की, सुनारों की श्रेणियाँ हो गई, कुम्हारों की, इस तरह से आप सुनते होंगे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना होता था, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन किया करती थी।
तो व्यापारियों का क्या काम हुआ करता था, ये व्यापार का संचालन किया करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में भी काम करती थी। लोगों को पैसे जमा रखने के लिए इस धन का विशेष लाभ के लिए, मतलब इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इससे मिले कुछ लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धर्म संस्थानों को दे दिया जाता था। तो श्रेणियाँ क्या करती थी, बैंकिंग भी चलाती थी, यानी छोटे मोटे लोगों का धन जमा करना, उनको देना, इस तरह से किया जाता था। आजकल तो बहुत सारे बड़े बड़े बैंक हो गए, पर प्राचीन काल में इतनी सारी बैंकिंग व्यवस्था तो थी नहीं, तो यही लोग किया करते थे। यहाँ पे देखिए सूत काटने और बुनने के नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। तो ये नियम कहाँ दिया गया है, अर्थशास्त्र। किसने लिखा था, कौटिल्य या चाणक्य ने। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है, पिछले अध्याय में हमने देखा। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन हो गया, पेड़ की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के काम में कौन कौन शामिल होता था, विधवाएं, सक्षम अक्षम महिलाएं, भिक्षुणियाँ, वृद्धा वेश्याएं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, यानी जिनको राजा ने रिटायर कर दिया, सेविकाओं और अवकाश कष्ट देवदासियों को लगाया जा सकता था। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी, फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। तो इस अर्थशास्त्र में हमें क्या जानकारी मिलती है कि ये किस तरह से वहाँ पे लोग काम किया करते थे और क्या क्या काम किया करते थे, कौन कौन काम किया कर सकते, मतलब कौन कौन काम कर सकता था। यहाँ से आप देख सकते हैं औरतें भी काम कर सकती थी। वे औरतें जो कारखाने तक आ सकती थी, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, यानी सुबह ही अपना सामान वहाँ पहुँचाना पड़ता था, जहाँ उन्हें पैसा भी यानी पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल की अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। सुबह क्यों मंगाया जाता था, ताकि सुबह में उसको अच्छी तरह से जांचा जा सके। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो अर्थशास्त्र में ये नियम दिया गया है कि जिसका जो काम है वो सिर्फ वही करे, किसी को मतलब कोई और काम न करे, फालतू में किसी को परेशान वगैरह न करे, क्योंकि औरतें भी वहाँ पे काम करती थी। इस तरह औरत ने अपना काम पूरा किया, अपना काम पूरा नहीं किया तो इसके लिए उन्हें जुर्माना देना पड़ता था, इसके लिए उनका अंगूठा भी काटा जा सकता था, यानी इतनी बड़ी सज़ा होती थी। ये तो अजीब बात है। उस समय के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो हो सकता है सही होता रहो, पर आज के परिप्रेक्ष्य में तो ये बिल्कुल गलत है। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु का करते हैं। देखिए मानचित्र 7 में दिए गए अरिकामेडु, ये पुडुचेरी क्या है, इस समय 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। पत्तन का मतलब जहाँ पे पोत आया करते थे, यानी समुद्री जहाज। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। आज भी जहाँ पे बंदरगाह बने हुए हैं वहाँ पे आप जाएंगे तो क्या व्यवस्था रहती है, और वहाँ पे गोदाम भी रहता है जहाँ पे उसको उतार के रखा जाता है। तो यहाँ पे आगे देते हैं, यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिलते हैं। एम्फोरा क्या है, कोई एक पात्र है, तो उसी के तरह के पात्र यहाँ पे मिलते हैं। इनमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जा सकते थे। तो एक ऐसा पात्र था जिनमें शराब और तरल पदार्थ यानी कि कोई भी लिक्विड पदार्थ उसमें रखा जा सकता था। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हुआ करते थे। तो कैसा पात्र था जिसमें दोनों तरफ हत्थे थे, उसको दोनों तरफ से पकड़ के उठाया जा सकता था। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। एरेटाइन कोई पदार्थ होता होगा जिसको क्या किया जाता है, मुहर जैसे लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिलते हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है, यानी एरेटाइन भी क्या है, एक पात्र है। तो मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। आज भी देखिए जो ईंटें बनाई जाती हैं उस पर कुछ ना कुछ लिखा रहता है, तो यानी मतलब जो सांचा होता है उसमें पहले से ही वो नाम लिख दिया जाता है या जो भी होता है, फिर उसमें मिट्टी डाली जाती है तो वो नाम उस मिट्टी में आ जाता है। तो इसी तरह सांचे का उपयोग पहले भी किया जाता था बर्तन बनाने के लिए, या जो भी सामान बनाया जाता था तो उसमें ये सब लिखा जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का है किंतु वे यहीं बनाए गए, यानी कि कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिज़ाइन तो देखने पे लगता है कि ये रोम का है, लेकिन बनाया उनका निर्माण भारत में किया गया। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। कहाँ पे, हमारे भारत में पांडिचेरी में। देखिए जिस तरह से आज के समय में भी सामान या डिज़ाइन, मान लीजिए अमेरिका की कंपनी कोई है, वहाँ से डिज़ाइन लेकर आती है, फिर इंडिया में उसका निर्माण करती है। जैसे एप्पल को आप देख लिया, डिज़ाइन वगैरह सब कहाँ का है, USA का है, लेकिन निर्माण इस समय भारत में कर रही है। तो इसी तरह का निर्माण पहले भी होता था कि जैसे रोम का चीज़ थी, डिज़ाइन वहाँ का था, निर्माण भारत में हुआ। छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। कपड़ों को रंगने के लिए क्या किया जाता है, बड़े बड़े कुंडों में कलर को घोला जाता है, फिर उसमें कपड़े को डालकर उस पर कलई की जाती है, फिर उसको सुखाया जाता है। तो ये पात्र जो थे उससे यही समझ में आता है कि ये भी रंगाई के काम में आते रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पदार्थों के मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिलते हैं। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्यों की सूची बताऊँ तो यहाँ पे देखिए रोम से बनाया हुआ बर्तन वगैरह सब यहाँ थे, और भी कई तरह की चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। यहाँ पे आप 2 चित्र दिए गए हैं, इसको देखिए। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में
तमिल भाषा के लिए इन्हीं लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेखी भी कहा जाता था। यहाँ पे आप ये देख सकती हैं कुछ बर्तन है, बर्तन जैसा तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। इसके अलावा अन्यत्र के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। मानचित्र 6 में रोम ढूंढो। रोम क्या है? एक यूरोप का देश है। ये यूरोप के सबसे पुराने शहरों में एक था, मतलब एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था, यानी यह साम्राज्य काफ़ी विशाल था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया है। तो वो राजा अगस्टस क्या कहा करता था कि रोम ईंटों का शहर हुआ करता था जिसको मैंने संगमरमर से बनवा दिया है। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल, एम्फी थिएटर बनवाए जिनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ीनुमा जगहें होती थी। आज भी आप लोग जाते हैं क्रिकेट देखने के लिए तो क्या होता है, बीच में क्रिकेट होता है, उसके चारों तरफ बैठने की व्यवस्था होती है। तो उसी तरह का कुछ सिस्टम यहाँ पे भी था, सीढ़ीनुमा जगहें होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे, बैठ करके कार्यक्रम देखा करते थे। यहाँ पे आप दीवार देख सकते हैं। प्राचीन समय में अगर इस तरह से बना हुआ था तो सोचिए कितना समृद्ध शहर रहा होगा। इतने 2-2 मंजिले दीवार, मतलब आज के समय में भी इतना अच्छा दिख रहा है तो सोचिए प्राचीन काल में कितना अच्छा दिखता रहा होगा। चारों तरफ उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियाँ तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। तो स्नानागार में क्या होता था, समय निश्चित होता था कि कब पुरुष जाएंगे और कब महिलाएं। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। कहाँ पे किया करते थे? जहाँ ये रंगमंडल बना हुआ था। बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों, वह जल को ले जाकर के इसके लिए पानी की व्यवस्था किया करते थे। कहाँ, किसके लिए? स्नानागार, फव्वारे और गुसलखाने, यानी कि गुसलखाना यानी कपड़े धोने या नहाने के लिए भी इसका भी उपयोग किया जाता है। ये बड़े खुले रंग में। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? लोहे का उपयोग शुरू हो गया था भारत देश में। गाँवों के बारे में पढ़ा, सिंचाई के बारे में पढ़ा कि क्या बनाया जाता था, नगर मतलब नहरें बनाई जाती थी, तालाब। और उसके बाद हमने संगम के बारे में, संगम साहित्य के बारे में पढ़ा क्या होता है, यानी कि लोगों के समूह संगीतियों बुलाई जाती थी, वहाँ पे जो बातें होती थी उसका संकलन है। फिर नगर के बारे में हमने पढ़ा, बलय कूप क्या होते थे, क्या हो गया जहाँ पे समुद्री जहाज आकर रुका करते थे। श्रेणी क्या होती थी, व्यापारियों की श्रेणी, सुनारों की श्रेणी, शिल्पकारों की श्रेणी, ये सभी मतलब संघ होते थे, उन्हीं संघों को श्रेणियाँ बोला जाता है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले होती है। लोहे के प्रयोग में संगम साहित्य की रचना लगभग 2300 साल पहले होती है। आर्कामेडू का पत्तन लगभग 2200 तथा 1900 साल पहले। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। बड़े बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्रामीण भोजकों की जमीन पर प्रायः कौन खेती किया करता था? दास और मजदूर काम किया करते थे। तमिल में हलवाही को क्या बोला जाता था? उड़वार बोला जाता था, उड़वार कहते थे। ये हमने पीछे ही देखा। अधिकांश कृपति किसके भूस्वामी होते थे? बड़े बड़े भूमियों के स्वामी होते थे। तो अगर आपने एनसीईआरटी का लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो भी ये सभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे, और इन्हीं से एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये नाम दे करके पूछा जाता है कि प्राचीन समय में ये किसके लिए उपयोग किया जाता था। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, जहाँ पे हमने गांवों और समृद्ध शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस